हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। आइए देखते हैं। तो जो सबसे पहला अमेंडमेंट बात करता है वो है हमारा 106 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, रीसेंट अमेंडमेंट तो हमारे लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट होते ही हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो 106 अमेंडमेंट क्या बात करता है, वो ये कहता है एक सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव मेजर था जिसने एम करा कि कैसे विमेन का भी रिप्रेजेंटेशन हो हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। इसका मतलब ये जो अमेंडमेंट है ये क्या लेकर आया, एक तरीके से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया। किसके लिए? हमारी विमेन के लिए। तो इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, ये जो अमेंडमेंट है ये मैंडेट करता है कि अब रिजर्वेशन होगी, मींस 1/3 ऑफ सीट जो है विमेन के लिए, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली हो, इनमें क्या की जाएगी, सीट्स रिजर्व की जाएगी। और ये जो रिजर्वेशन है ये एक्सटेंड किया जाता है एससी और एसटी के लिए भी। ठीक है। और ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये जो है ये इफेक्टिव होगा 15 साल के लिए, कि 15 ईयर्स के लिए इफेक्टिव रहेगा। और पार्लियामेंट चाहे तो वो उसे क्या कर सकती है, आगे भी उसे एक्सटेंड कर सकती है अगर उन्हें रिक्वायरमेंट लगता है। ठीक है। फिर हमारा अब नेक्स्ट अमेंडमेंट बात कर रहा है वो है 105th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, 105th अमेंडमेंट कब का है? 2021 का है। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, इसमें रिस्टोर करी थी कि स्टेट के पास पावर है कि वो आइडेंटिफाई करेगी कि कौन अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आता है। इसका मतलब वो नोटिफाई करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी। और ये आया था जब क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हमारा 2021 में, जो मराठा रिजर्वेशन था जिसने क्या कर दी थी, लिमिटेड कर दी थी स्टेट की अथॉरिटी, कि स्टेट के पास इससे ज्यादा राइट नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए हु आर ओबीसीज एंड हु आर नॉट। तो इसी के रिस्पेक्ट में हमारी जो पार्लियामेंट है वो लेकर आई थी ये अमेंडमेंट, जो हमारा कौन सा है, ये 105th अमेंडमेंट। और इसने क्या करे थे, हमारे इन आर्टिकल्स को 342 ए, 366 एंड 338 बी कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्हें क्या कर दिए थे, अमेंड करे थे। और क्लेरिफाई करा था कि स्टेट के पास पावर है कि वो प्रिपेयर करेगी, मेंटेन करेगी अपनी ओन लिस्ट, जिसमें वो आइडेंटिफाई करेगी हु आर सोशली एंड एजुकेशनली, कि जो सोशली और एजुकेशनली क्या है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्हें रिजर्वेशन देने के लिए। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। 104 अमेंडमेंट कब का है? 2020 का है। अब इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, ये जो एस सी एस टी की रिजर्वेशन की सीट्स का बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा था कि इनकी जो सीट्स है वो क्या है। तो इसलिए, क्योंकि टाइम पीरियड तो निकल चुका था, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ये अमेंडमेंट आया उसने कहा कि जो इनकी सीट्स है, एस सी एस टी की जो सीट्स हैं उन्हें क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। किसकी सीट्स को? एससी और एसटी की जो लोकसभा के अंदर सीट्स थी या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर थी, उनको एक्सटेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक टाइम पीरियड था, तो उन्होंने फॉर अनदर 10 ईयर्स के लिए, मींस अप टू 2030 तक, क्योंकि अमेंडमेंट कब का है, 2020 का है। तो 2020 में आया कि 10 साल तक, मींस 2030 तक भी क्या है, इनको रिजर्वेशन मिलेगा। कहां पर? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा के अंदर। ठीक है। और इसी अमेंडमेंट के साथ ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें जो ये हमारा एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब तो कोई एंग्लो इंडियन का रह नहीं गया, तो ये जो हमने एंग्लो इंडियंस को भी क्या मिलता था, एक रिजर्वेशन मिलता था, रिप्रेजेंटेशन मिलता था लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको क्या कर दिया, अब खत्म कर दिया कि अब एंग्लो इंडियन को कोई भी ऐसा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये 103rd अमेंडमेंट, देखो हमने एससी को रिजर्वेशन दे दिया, एसटी को दे दिया, ओबीसी को दे दिया। फिर लगा कि आज भी जनरल कैटेगरी में भी ऐसे लोग हैं जिनको क्या है, रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, बट वो जनरल कैटेगरी में है, इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। इसलिए पार्लियामेंट ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आई कि अब हम जनरल कैटेगरी में भी क्या करेंगे, जो हमारे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस अमेंडमेंट के में क्या आया, इस अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस करा कि हम 10% रिजर्वेशन देंगे, किसमें? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी, मींस जो ये हमारी जनरल कैटेगरी थी
उसके अंदर अब कॉन्सेप्ट आया ईडब्ल्यूएस का, और ईडब्ल्यूएस को कितनी परसेंटेज मिल गई? 10% ऑफ रिजर्वेशन दिया गया। इसका मतलब ये उन इंडिविजुअल्स के ऊपर है जो ना एससी में आते, ना एसटी में आते, ना ओबीसीज में आते, और जिनकी एनुअल इनकम बिलो 8 लाख है। इसका मतलब जिनकी एनुअल इनकम बिलो 8 लाख है, कि जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है, हाउस होल्ड एसेट्स नहीं है, उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इसी ने क्या करा, हमारे इन दो आर्टिकल्स को, आर्टिकल 15 एंड 16 को भी क्या कर दिया, अमेंड करा है। 15 एंड 16 क्या बात करता है? 15 यही बात करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, और ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है आर्टिकल 60। तो उसमें 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 जो है रिजर्वेशन के लिए क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कि नाउ स्टेट विल प्रोवाइड रिजर्वेशन टू दी ईडब्ल्यूएस एंड दैट विल बी 10%। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, दैट इज 101, 101। 101 का शगुन डालो। तो 101 का ये जो शगुन है, ये बेसिकली जीएसटी की बात करता है। व्हाट इज एक्चुअली जीएसटी? जीएसटी इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो क्या हुआ, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर सब जगह टैक्स काफी क्या थे, बैलेंस नहीं थे, अनबैलेंस थे। तो एक एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक सिस्टम लाने के लिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया, कि अब तो सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, ये थ्रू आउट सेम रहेंगे। इसलिए अब आप देखते हो जो भी ये टैक्स है, अभी वैट वगैरह सब हट चुके हैं। हम बस दो तरीके देखते हैं, कि एक सीजीएसटी लगता है, एक एसजीएसटी लगता है। तो सीजीएसटी इज एट द सेंट्रल लेवल एंड एसजीएसटी एट द स्टेट लेवल। तो ये कौन से अमेंडमेंट से आया, इसे लर्न करने का बहुत सिंपल है, 101 शगुन। तो यहाँ शगुन क्या है, टैक्स देना है गवर्नमेंट को, ये जीएसटी का प्रोविजन बात करता है। नेक्स्ट आता है हमारा 97th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि क्या बात लेकर आए थे, 2011 का है। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लाया था, कि पीपल के पास राइट है कि वो अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हैं, जिसे वो क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे। और राइट टू फॉर्म, ये अंडर आर्टिकल 19 के अंदर उनके पास राइट है, कि वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, जो कि उनका एक फंडामेंटल राइट है। और साथ ही में ये एक डीपीएसपीज भी है। डीपीएसपीज इज दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो 43 बी में करा था, जो प्रमोट करेगा कि कैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को, लोगों को बढ़ावा दें कि लोग बनाएं। और इसी के साथ पार्ट 9 बी भी क्या कर दिया था, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐड कर दिया गया था। ये है हमारा 97th अमेंडमेंट एक्ट। फिर आता है हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। देखो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं, ये एम्पावर कर रहा है हमारी पार्लियामेंट को, कि वो अमेंड कर सकती है कोई भी पार्ट हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। मींस अमेंडमेंट की पावर हमें बताया, अभी हम अमेंडमेंट्स ही पढ़ रहे हैं आर्टिकल 368 के अंदर। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को राइट दिया कि वो कोई से भी क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, कोई सा भी पार्ट अमेंड कर सकती है हमारा, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो इसके जो की प्रोविजंस थे, वो यही थे जो हमारे आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 बात कर रहा है, जो एक्सप्लिसिटली स्टेट कर रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेटरी पर, इसमें ऑब्लिगेटरी कर दिया कि प्रेसिडेंट की एसेंट लेना कंपलसरी है। प्रेसिडेंट एसेंट देगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पे, तभी वो क्या है, अमेंड होगा। मींस विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, तो इसने क्या करा, क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, गोलकनाथ केस 1967 का केस था, जिसमें क्लियरली स्टेट करा था कि पार्लियामेंट जो है अमेंड नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। इसीलिए ही पार्लियामेंट ये 24th अमेंडमेंट लेकर आई, जिसमें क्लियरली स्टेट करा कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है। फिर आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जिसे हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मैंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला, क्यों बोला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस एक्ट ने एक्चुअली इतने सारे अमेंडमेंट्स लेकर आया, कि इसलिए हमें इसे बोलना पड़ा कि अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इसने स्ट्रेंथन करी। और वो पावर किससे ले ली, एक तरीके से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर कर्टेल करके ये किसने ले ली है, पार्लियामेंट ने पावर ले ली है। पार्लियामेंट ने अपने आप को स्ट्रेंथन कर दिया है। इसलिए हम इस आर्टिकल को, इस अमेंडमेंट को हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं।
तो अब देखते हैं कि इस अमेंडमेंट ने एक्चुअली क्या लेकर आया। देखो, सबसे पहले ये जो लेकर आया, ये हमारा प्रियम्बल में ऐड करे हैं इसने वर्ड्स। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विच अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली अमेंडेड या एडेड द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। बहुत बार हमें सोशलिस्ट, सेक्युलर याद रहता है, हम इंटीग्रिटी भूल जाते हैं, बट इंटीग्रिटी इज ऑल्सो एडेड बाय दिस अमेंडमेंट। तो इंटीग्रिटी क्या है? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जो हमारे प्रियम्बल में ऐड करे हैं, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देखो, ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी, इट वाज एडेड लेटर ऑन। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, ये हमने रशिया से लिया था। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये भी क्या करी थी, 42nd अमेंडमेंट जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उसके थ्रू हमने ये क्या करी थी, ऐड करी थी। पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी थी। जो हमारे पास कितनी, ओरिजिनली तब हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी, बट आज अगर हम बात करें तो हमारे पास राइट नाउ वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एंड दैट आर एक्सप्लिसिट अंडर आर्टिकल 51A। जो कितनी थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बट राइट नाउ वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। फिर इसने क्या, मैंने अभी आपको बताया कि इसने क्या करा, स्ट्रेंथन करा पार्लियामेंट को। तो इसने क्या करा, गेव करी प्राइमेसी कि डीपीएसपीज आर मोर पावरफुल देन फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि जो डीपीएसपीज, एक तरफ डीपीएसपीज थे, एक तरफ फंडामेंटल राइट्स थे, तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो इस अमेंडमेंट ने कहा कि डीपीएसपीज जो हैं उनके पास ज्यादा पावर है फंडामेंटल राइट से। तो इसने सुप्रीमेसी दी थी किसको, डीपीएसपीज को दी थी। और रिस्ट्रिक्ट करा था जुडिशियल रिव्यू को, कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और ये आर्टिकल्स इंसर्ट कर दिए थे कि इन इन चीजों पे क्या है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू क्या है, जहां पे कोर्ट चेक करती है कि ये जो है ये सही है, रिव्यू है, मीन्स दोबारा से उस चीज को कंसिडर करना। फिर इसी ने क्या करा था, इसी अमेंडमेंट ने क्या करा था, जो लोकसभा का जो टर्म पीरियड था, स्टेट असेंबली का टर्म पीरियड था, फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स इसने क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। और साथ ही में इसने ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जो अमेंडमेंट है ये सॉर्ट करा था, कि जो कंसोलिडेट करता था कि सारी पावर किसके हाथ में आ जाएगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। तो ये है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। ओके। देन हमारा आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। जो ये 42nd इतना सारा रायता फैलाया, उसको थोड़ा सा सही भी तो करना था। तो इसीलिए ही 44th अमेंडमेंट आया 1978 का, जिसने रिवर्स करे बहुत सारे जो प्रोविजंस 42nd अमेंडमेंट लेकर आया था। और जो सेफगार्ड प्रोवाइड करा कि अरे फंडामेंटल राइट्स को तो सेफगार्ड मिलना चाहिए, हाउ कैन यू गिव सच प्राइमेसी टू ओनली डीपीएसपीज। तो इसलिए इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा, फंडामेंटल राइट्स को भी थोड़ी सी पावर दी कि हाँ, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और रिस्टोर करा कि जो ये लोकसभा और जो स्टेट असेंबली है, उसका जो टाइम पीरियड है ये 5 इयर्स ही रहेगा, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू 6 इयर्स। ठीक है। फिर इसने, इस अमेंडमेंट ने क्या करा, जो हमारा आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 क्या है, हमारा राइट टू था, है नहीं, था, चला गया। आर्टिकल 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, उसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया, और आज वो हमारा क्या बन गया है, एक लीगल राइट बन गया। तो वो इंसर्ट कर दिया 300A में, जो क्या है हमारा लीगल राइट। इट मीन्स जो ये हमारा फंडामेंटल राइट था 31, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये हमारा, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है सेफगार्ड अगेंस्ट द, ये एक तरीके से इस आर्टिकल ने, इस अमेंडमेंट ने हमें थोड़ा सेफगार्ड भी प्रोवाइड कराया ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के टाइम पे सारे राइट सस्पेंड हो जाएंगे, आपके पास कोई राइट नहीं है। नहीं, इस आर्टिकल ने कहा कि बहुत सारी चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी, और जैसी इमरजेंसी लगेगी तो आपको दोनों हाउसेस की, दोनों हाउसेस मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों की क्या लेनी होगी, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी अपनी इमरजेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए। साथ ही में इसने कहा कि जो इंटरनल इमरजेंसी है वो तभी डिक्लेयर होगी अगर वहां पर क्या होगा, आर्म्ड रिबेलियन होगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन ही आप इंटरनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हो। मींस एक जो वो मिसयूज कर रहे थे पावर का, उसका ये चेक एंड बैलेंस लेकर आए। ठीक है। फिर जो हम, मैंने बोला, उन्होंने कहा सारे राइट सस्पेंड हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इनको हमें एज इट इज मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और ये पास करे थे एट द टाइम जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, जो कि 42nd अमेंडमेंट को इतनी एक्सेस पावर मिल गई थी उसको ठीक करने के लिए। ठीक है। फिर आता है हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992।
देखो, एक था 73rd, एक था 74। तो 73rd जो लेकर आया ये स्ट्रेंथन कर रहा था किसको, हमारी लोकल गवर्नमेंट को, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, और यहीं से हमारा पंचायती राज सिस्टम आया। 73rd से आया हमारा पंचायती राज, और 74 से क्या आया हमारा, एक तरीके से म्यूनिसिपैलिटी। तो जो इसके की प्रोविजन से ये थे कि इन्होंने ऐड करा पार्ट 9, ये आपको याद रखने हैं। जो 73rd अमेंडमेंट है ये पार्ट 9 लाया, साथ ही में हमारा जो 11th शेड्यूल है वो ऐड करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि अब हमारे पास 3 टायर ऑफ पंचायती राज है, इंस्टीट्यूशन है, कि 3 टायर है, और जिसमें इलेक्शंस वही सेम प्रोसीजर रखा है कि इलेक्शंस होंगे एवरी 5 इयर्स, और साथ ही में इसमें भी रिजर्वेशन दी जाएगी किसको, एससी एसटी को, एंड वुमेन के लिए भी 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन किया जाएगा। और इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स डाले, 11 शेड्यूल है, 11 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स डाले पंचायत के लिए, और इसका एम रखा कि हम एक डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस रखेंगे जिससे कि हम एम्पावर करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ये था हमारा 73rd। ऐसे ही फिर उसके बाद 74th अमेंडमेंट आया, 74th अमेंडमेंट जो कि 1992 का है, और इसका भी मेन पर्पस यही था कि हमें स्ट्रेंथन करनी थी अपनी लोकल लेवल पर म्यूनिसिपैलिटीज को, और इससे भी क्या हुआ, पार्ट वही 9A के अंदर और 12th शेड्यूल क्या करा गया, इससे इंसर्ट करा गया, और म्यूनिसिपैलिटीज को क्रिएट करा कि नगर पंचायत बनेगी, म्यूनिसिपल काउंसिल बनेगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगी, और सेम यहाँ पे रिजर्व सीट्स रखी विमेन के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। और जैसे उसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स है, इसमें 18 सब्जेक्ट्स की लिस्ट डाली गई, और इसका भी एम यही था कि हमें एक अर्बन गवर्नमेंट्स लेकर आनी है और एक पब्लिक सर्विस की डिलीवरी करनी होगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, दैट इज 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसे आपको याद रखना होगा एजुकेशन से। 86 अमेंडमेंट क्या है, वो बेसिकली बात कर रहा है कि जो एजुकेशन का राइट है, ये हमारा वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है उन बच्चों के लिए, चिल्ड्रन एज ग्रुप जो 6 टू 14 ईयर्स हैं, उनके लिए एक एजुकेशन का सिस्टम लेकर आए। इस एक्ट ने क्या कहा, इस एक्ट ने हमारा ये फंडामेंटल राइट बनाया, और आर्टिकल 21A में इसे इंसर्ट करा कि अब ये मैंडेट कर रहा है कि हमारा ये एक राइट है, फंडामेंटल राइट है ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बाद जो 21 है, 21A में ऐड करा कि 6 टू 14 इयर्स के बच्चों के पास राइट है कि वो एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेंगे। साथ ही में इसने डीपीएसपीज में भी 45 में बताया कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड मतलब ड्यूटी बनती है अर्ली चाइल्डहुड केयर की और एजुकेशन की, बच्चों को जो कि बच्चे क्या हैं 6 इयर्स से छोटे हैं, तो दोज चिल्ड्रन हु आर बिलो 6 इयर्स, तो उनका भी क्या है, राइट है एक चाइल्डहुड केयर का। और साथ ही में जैसे मैंने भी आपको बताया था, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 10 थी, पर ये जो आर्टिकल 21A जब हमने इंसर्ट करा 86 अमेंडमेंट से, तो इसी के साथ हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी चेंज लेकर आए, और उस फंडामेंटल ड्यूटीज में हमने 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी, दैट इज के, कि अब ये ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की, गार्जियन की, कि वो अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देंगे फॉर एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, फिर हमारा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बात कर रहा है 1951, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्ट है वो क्या हुआ था, देखो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ना लैंड रिफॉर्म सिस्टम वगैरह हो रहे थे कि ये प्रॉपर्टी लेना, तो इसीलिए ये वाला जो एक्ट है ये इनेक्ट करा गया, क्योंकि कौन कौन से इश्यूज थे, लैंड रिफॉर्म थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड थे, और अदर सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हो रहे थे। तो इसी अमेंडमेंट से हम एक 9 शेड्यूल भी लेकर आए थे आर्टिकल 31B के रिस्पेक्ट में। तो क्या करा था, हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे थे लॉज जो कि क्या है, जो किससे रिलेट कर रहे थे, लैंड रिफॉर्म से और एग्रीरियन पॉलिसीज से, फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कि ये जो लॉज है इनका क्या है, नहीं होगा रिव्यू, जुडिशरी इनका रिव्यू नहीं करेगी, इवन अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे उन लॉज को क्या करा, उन लॉज को उठाया और 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया, कि अब देखो ये लॉज हमने 9 शेड्यूल में डाल दिए, नाउ देयर इज सॉरी, नाउ देयर इज नो सच जुडिशियल रिव्यू, तो इनका कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। फिर जैसे हमारे आर्टिकल 19 में, ओरिजिनली आर्टिकल 19 में क्या था, हमारे पास सारे राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का,
फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू रिजाइड। फिर सोचा इसके लिए एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग तो अपने राइट्स का गलत मिसयूज करेंगे। बोलने का राइट है तो वो तो कुछ भी मिस वर्ड्स बोलेंगे, मिसयूज करेंगे उस राइट को। तो इसीलिए एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाली। आप बोलोगे पर एक डिसेंसी से बोलोगे, आप जाओगे पर एक तरीके से रहोगे। तो अगर आप ये प्रोफेशन चूज करोगे तो पहले डिग्री लोगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाली, जो कि क्लॉज 19(1) क्लॉज ए की, बी की, सी की, इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन डाली कि आपको पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन और इंसाइटमेंट, इन ग्राउंड्स पे ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे कि क्या होगे, हमारी जो ये फ्रीडम है, हमारा ये जो राइट है, उसका एक्सट्रीम पहुंचेगा। ठीक है? तो ये जो राइट है इसने मॉडिफिकेशन करा 15 में भी और 13 में भी, जो अलाउ कर रहा था कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है इनके एडवांसमेंट के लिए, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, मींस हमारे एससी एसटी के लिए। और साथ ही में 31 में स्ट्रेंथन करा कि स्टेट के पास पावर है कि स्टेट अगर चाहे तो किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है फॉर पब्लिक पर्पस, और उसको उस बेसिस पे क्या प्रोवाइड कर देगी, पेमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये जो बेसिकली एक्ट है, ये एड्रेस कर रहा था कि अब एवोल्यूशन हो गया है जमींदारी सिस्टम का, और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन लॉज लेकर आएंगे जिसमें कि एक प्रायोरिटी अचीव होगी कि हम एक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।